गुनाह का अंदाजा कितना भी शातिराना क्यों ना हो, वक्त और हालात के साथ कानून गुनाहगार पर अपना मजबूत शिकंजा कस लेता है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे रिटायर्ड आईएएस टामन सिंह सोनवानी की, जिन्हें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने का मौका क्या मिला, हजारों युवाओं के कैरियर से खेला कर दिया। इतना ही नहीं, टामन पर खरीद फरोख्त का भी गंभीर आरोप लगा है, जिसे लेकर सीबीआई ने फरारी काट रहे टामन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से टामन को 7 दिनों के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। दागदार टामन के दामन पर देखिए एशियन न्यूज की ये खास पेशकश। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले में पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और बहू बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाने की रिश्वत देने के आरोप में बजरंग पावर और इस्पात लिमिटेड के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया गया है। ये पीएससी घोटाला वर्ष 2021 से जुड़ा हुआ है, जिसमें अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं और प्रभावशाली लोगों के 18 रिश्तेदारों का डिप्टी कलेक्टर रैंक पर चयन किया गया था। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला यानी कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्कैम, जिसमें पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को अब सीबीआई ने जो है वह गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि जो आरोपी है टामन सिंह सोनवानी, उसे सीबीआई ने धर दबोचा है। लंबे समय से एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने जहां इसे लेकर एक और कहा है कि जो पूरे जो मामले पे कार्रवाई की जा रही है वह उचित है, वहीं इस पर एक और राजनीतिक बयानबाजी और एक जो सियासत भी एक और तेज है। इसी बीच में टामन सिंह सोनवानी को सीबीआई ने पकड़ा है और अब इस मामले पर जो आगे की जो जांच है वो सीबीआई करने वाली है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक पीएससी में जितने जो स्कैम हुए हैं, यानी कि जितने जो घोटाले हुए हैं, उसमें टामन सिंह सोनवानी पर ये आरोप है कि अपने परिवार के 5 सदस्यों के अलावा अपने परिचित के कई लोगों की जो नियुक्तियां हैं या कई लोगों को एग्जाम में पास करने का जो बड़ा आरोप है वह टामन सिंह सोनवानी पर लगा हुआ है। और अब इस मामले की आगे की जांच के लिए सीबीआई की टीम ने इस पर पूरी तरीके से शिकंजा जो है वह कसा है। फिलहाल इस मामले पे जो आरोपी है यानी कि पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने कर ली है। देखिए हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। सीबीआई के मुताबिक दोनों का चयन कथित 45 लाख रुपए रिश्वत लेकर किया गया था। गोयल ने ग्रामीण विकास समिति के जरिए 20 और 25 लाख रुपए 2 किश्तों में रिश्वत का भुगतान किया था। सोनवानी के रिश्तेदार ग्रामीण विकास समिति के सदस्य थे। गोयल के बेटे शशांक और बहू भूमिका कटियार को डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए ये रिश्वत दी गई थी। शशांक गोयल व भूमिका कटियार कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के बेटी दामाद है। 11 मई 2023 को सीजीपीएससी 2021 का अंतिम परिणाम जारी हुआ था। इसमें 15 अभ्यर्थी डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित हुए थे। इनमें शशांक गोयल ने तीसरा और उनकी पत्नी भूमिका कटियार ने चौथी रैंक हासिल की थी। इस सूची में 15 अभ्यर्थियों का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ था। संदिग्ध परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों और भाजपा के नेताओं ने भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की थी। आधार यही है कि वो जो फंड जो है वो 45 लाख रुपए इनको गया है एसके गोयल, जिसमें डायरेक्टर है जिस संस्था में, उस संस्था से पैसा जो गया है किसमें, एक एनजीओ में जिसमें एसके सोनवानी की पत्नी वो है, प्रेसिडेंट है। वो गिरफ्तारी, इसलिए हमने प्रश्न उठाया है कि गिरफ्तारी जो है, उन्होंने गिरफ्तारी जो ऑनरेबल अरनेश कुमार और अंतिल वाला जो गाइडलाइन है कि उसमें उनको गिरफ्तार करना क्यों करना ये बताना पड़ेगा। अगर ये सहयोग नहीं करते तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। ये पूरा सहयोग किए, जब जब बुलाए हैं, जो दस्तावेज मांगे हैं वो सब दस्तावेज दिए गए हैं। इस वजह से इनका भागने का, खुद जो उन्होंने अरेस्ट का जो दिया है, उसमें अरेस्ट का जो बताया है, उसमें जो पावती दी है घर वालों को, उसमें ये लिखा है कि ये ना भाग सकते ना कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा यही था कि साहब ये गिरफ्तारी ही गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने कहा है कि इनके बेटे ने और बहू ने, किसके, एसके गोयल के, माननीय उच्च न्यायालय में सितंबर 2024 में एक रिट लगाई है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पेपरों को जांच करके मेरिट लिस्ट बताई जाए कि हम हमारे सब सही हैं। बोले वो खुद जो है बच्चा जो उनका है
पहले से ऑलरेडी पीएससी सिलेक्टेड है और यूपीएससी में भी उसका क्लियर किया था, मेंस में नहीं हो पाया था उसका, मगर हमने जो रेट लगाई अभी भी पेंडिंग है रेट कि जो दोनों के जो बताया जा रहा है कि इनका गलत हुआ है चयन, तो उन्होंने कहा कि हमारे पेपर पहले जांच तो करें। अभी जांच हुई नहीं है और कल को हमने ये कहा ऑनरेबल कोर्ट से, कल को जांच में ये आ गया कि इनका सिलेक्शन सही हुआ है, तब आप कोर्ट के तब ये सीबीआई क्या करेगी। तो वो सब चीजें रखी गई हैं, हमने गिरफ्तारी को भी इलीगल बताया है। मेरिट सूची में पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों का फर्जी तरीके से चयन किया गया है। इन आरोपों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहकर मामले को टालते रहे कि उन्हें कोई ठोस सबूत देकर शिकायत करे तो कार्रवाई की जाएगी। मामले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब जांच नहीं की तो भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद कोर्ट ने 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रोकने के आदेश दिए थे। वहीं विधानसभा चुनाव 2023 के पहले भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए प्रदर्शन किया था। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा की सरकार बनने पर मामले की सीबीआई से जांच कराने का वादा किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने सबसे पहले मामले की जांच की जिम्मेदारी आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो को दी थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। 420 120 बी लगा है आईपीसी का और उसमें एलिगेशन इनका ये है कि टीएस सोनवानी की जो पत्नी है, उनके रिश्तेदार जिस एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं और सदस्य हैं, उस एनजीओ को श्री एसके गोयल ने एक बार 20 लाख एक बार 25 लाख दिया है और उसके उपरांत ही उनकी बेटे और उनकी बहू का इसमें हुआ है सिलेक्शन। इसके आधार पर इनकी हम और जांच करना है और ऑनरेबल कोर्ट से इसमें 12 दिन की कस्टोडियल रिमांड की दरख्वास्त की है। और हम बचाव पक्ष में इसमें ये कहा है कि जो पीसी एक्ट जो है, जो 7 और 12 लगा है उसमें सेक्शन, उसमें यह है कि कोई चीज़ छुपा के किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अगर दिया जाए कोई फंड इलीगल तरीके से, तो वो उस परिधि में आता है। जबकि जो सीएसआर को दिया गया है इनके, और वो लीगल चीज़ है। सीएसआर जो है वो हर क्वार्टरली हर कंपनियां जो है सीएसआर फंड रिलीज़ करती हैं और किसी परोपकार के लिए, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, किसी शिक्षण के लिए या किसी अस्पताल के लिए दिया जाता है। तो और जो फंड जो दिया जाता है वो किसी एनजीओ संस्था को दिया जाता है। वो जो संस्था है उसका ऑडिट कराती है और वो जो एनजीओ संस्थाएं जो होती हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की होती हैं। तो इसमें कोई चीज़ जो नहीं दी है। और जो सोनवानी जी की जो पत्नी है वो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट है, वो उस संस्था की मालिक नहीं है और उसका भी पूरा ऑडिट हुआ है और संस्था में पैसे लगे हैं। तो इसलिए उनको किसी की, सोनवानी जी की पत्नी को, उनके परिवारों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई उन्होंने गेन नहीं किया है। और उसके उपरांत हमने जो रिमांड जो मांगी गई, कस्टोडियल रिमांड, उसका विरोध किया है। 12 दिन की जो मांगे हैं उसमें हमने बहुत ज़्यादा है और जो ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसको पालन करने के लिए आग्रह किया है। क्योंकि जो श्री गोयल जी हैं, एसके गोयल जो हैं, वो उनको स्पाइनल कॉर्ड में और कई बीमारियां हैं और किडनी भी उनको प्रॉब्लम है और वो ठीक से बैठ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ हमने दलील की है। अब माननीय न्यायालय जो है जो आदेश होगा फिर वो देखते हैं उसमें। सीजीपीएससी में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई गड़बड़ी की 48 शिकायतें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से की गई थी। आयोग ने सीजीपीएससी 2021 के लिए 171 पदों पर प्रारंभिक भर्ती परीक्षा 13 फरवरी 2022 को आयोजित की थी। इसमें 2565 लोग उत्तीर्ण हुए। 26 से 29 मई 2022 को हुई मुख्य परीक्षा में 509 अभ्यर्थी पास हुए थे। साक्षात्कार के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी सहित सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ एक और एफआईआर हुई है। मामले में ये अब तक की पहली गिरफ्तारी है। जल्द ही अन्य पर भी सीबीआई शिकंजा कसेगी। पीएससी
यानी कि पीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसकी तैयारी के लिए जो अभ्यर्थी हैं कड़ी मेहनत करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी यानी कि सीजीपीएससी का मामला जो 2021 से लगातार गरमाया हुआ है और यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कई अभ्यर्थी हैं जो लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका चयन न हो पाने से वो भी काफी निराश होते हैं। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से जो चयन प्रक्रिया है उस पर जब सवाल उठते हैं तो ये अभ्यर्थी भी बोल पड़ते हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं। सीजीपीएससी का मामला जहां पर जो पूर्व जो चेयरमैन रहे हैं टामन सिंह सोनवानी, अपने परिवार के 5 सदस्यों का उन्होंने चयन किया था। एक अभ्यर्थी होने के नाते जब आप लोग पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, कितनी मुश्किल जो है वो आता है? बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे हम लोग सुबह से शाम तक, रात तक 11-12 बजे तक पूरा दिन देते हैं। अपना निजी, अपना पर्सनल सब चीज़ छोड़ के यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। लेकिन फिर इसमें ऐसे सिचुएशन आ जाता है तो थोड़ा डिमोटिवेट वगैरह भी हो जाता है कि क्या करें, अब हमारा होगा भी कि नहीं, ये सब भी सिचुएशन आने लग जाती है। तो अब ये सब के में रोक लगना चाहिए ताकि जो सही में मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, उन लोग का भी होना चाहिए। यही मेहनत जो करते हैं उनका चयन होना चाहिए, इस तरीके के मामलों पर रोक लगना चाहिए। आप भी अभ्यर्थी क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज़ में रोक लगना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनके वजह से हमारा सिलेक्शन जो होता है नहीं हो पाता है। कुछ नंबर के लिए हम लोग भी चूक जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबको नहीं होना चाहिए ताकि जो एक्चुअली में मेहनत कर रहे हैं उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए। गर्ल्स भी हैं, तैयारी कर रही हैं। एक बात बताइए, आप एग्ज़ाम देती हैं, आप पीएससी का तैयारी करती हैं, चुनौतियाँ कितनी रहती हैं? चुनौतियाँ तो बहुत रहती है, पारिवारिक स्थिति और यहाँ पर रह के जो करना है, योग्य व्यक्ति का जो चयन होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि नहीं कर रहे हैं उससे, तो बहुत सारी चुनौती रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे बहुत कार्यवाही करनी चाहिए। गिरफ्तार हो गए हैं अब जो ये घोटाले के जो आरोपी थे, क्या लगता है किस तरीके की जो ये गिरफ्तारी जो हुई है, सही हुई है जो गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल सही हुआ है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई और होनी चाहिए और जो भी योग्य है उन्हीं का होना चाहिए। और बस, तो कार्रवाई सही मानते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक गरीब परिवार से भी जो लोग हैं वहाँ आते हैं, कितनी मुश्किल होती है जब शहरों में रहकर पढ़ाई करना पड़े सीजीपीएससी के लिए, क्योंकि आसान नहीं होता ये एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम आसान नहीं होने के साथ साथ जिस तरीके से क्योंकि तैयारी जो है वह अभ्यर्थी करते हैं, लेकिन इस तरीके के घोटाले होने के बाद जो तकलीफ है वह विद्यार्थी कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इस पर जो जिस तरीके से और जो कार्रवाई हुई है, उचित कार्रवाई इस पर की गई है और इससे जुड़े जो कई लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग स्टूडेंट्स जो हैं वह कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2021 पीएससी सीजीपीएससी जो घोटाला है, जो लगातार एक और राजनीति का अखाड़ा बना हुआ था, वहीं दूसरी ओर अब इस मुद्दे पर यानी कि पूर्व चेयरपर्सन टामन सिंह सोनवानी के गिरफ्तार होने के बाद स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं ये आपने देखा। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले के आरोपी पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी बालोद के अर्जुंदा में एफआईआर दर्ज होने के बाद से गायब हो गए थे। उनके पीछे पुलिस समेत 3 जांच एजेंसियां लगी हुई थी। टामन सोनवानी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पहले भी ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। चयन में गड़बड़ी के मामले में बालोद पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज कर ली थी। पूरे मामले में सीबीआई भी एक्शन में आई। सीबीआई के पास मामला आता देख ही सीबीआई ने पहले शासन से दस्तावेज मांगे। टामन सोनवानी का पैतृक गांव रायपुर से 35 किलोमीटर दूर धमतरी के सरबदा में है। सरबदा गांव में उनका आलीशान बंगला, फार्म हाउस, 30 एकड़ से ज्यादा जमीन और खेती बाड़ी है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, पोल्ट्री फार्म, मत्स्य और सुअर पालन का भी कारोबार है। 8वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। छात्रों को लाने ले जाने के लिए कई बसें भी हैं। जामगांव में कॉलेज है और रायपुर, धमतरी, अंबिकापुर, दुर्ग और जशपुर जिले में घर और जमीन है। इनमें से कई संपत्तियां टामन सोनवानी ने चेयरमैन पद पर रहते हुए खड़ी की हैं। ये संपत्तियां पत्नी, बेटी, बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर खरीदी गई हैं। के मुताबिक टामन सोनवानी 28 फरवरी के बाद गांव नहीं आया। हालांकि चेयरमैन रहते हुए टामन रोजाना सरबदा से ही आना जाना करते थे।
रिटायर होने के बाद भी लगातार गांव में ही रहते थे। गांव में टामन का अच्छा खासा रसूख है। लोग सीधे बातचीत तक से डरते हैं, इसलिए कोई ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि सरपंच पंच भी नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ कह डाला। उन लोगों ने बताया कि गड़बड़ी मामले में जितने नाम अखबारों में आए सब सोनवानी परिवार के ही थे। जब गांव का कोई टामन से गाइडेंस लेने जाता था तो कहते थे चाट गुपचुप का ठेला खोल लो। 2-3 सालों में सोनवानी परिवार ने गांव में काफी जमीन खरीदी थी। हालात कुछ ऐसे बन गए कि लोगों ने मजबूरी में उन्हें जमीन बेची। टामन ने माता पिता के नाम से स्कूल खोला, टीचर दूसरे राज्यों के रखे और उनके लिए हॉस्टल बनवाया। गांव में सोनवानी की 30 एकड़ से ज्यादा जमीन और खेती बाड़ी है। टामन के पिता कल्याण सिंह सोनवानी गांव के मालगुजार थे। टामन 6 भाई हैं, जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है। भाई डिमान की बहू दीपा आदिल, भाई स्वर्गीय राजेश का बेटा नितेश और बहू मीसा, भाई रमेश का बेटा साहिल, बहन की बेटी सुनीता जोशी का नाम प्रमुख रूप से शामिल है, जिनका चयन सोनवानी के चेयरमैन रहते हुआ है। हाई कोर्ट में नामजद याचिका दायर हुई थी। जिन बहुओं का पीएससी के जरिए चयन हुआ, उनका सरनेम मायके का है। क्यों नहीं बदला, ये भी सवाल है। गांव वालों का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे भी लोगों का चयन हुआ जो सोनवानी परिवार के करीबी हैं। वे एफआईआर दर्ज होने के बाद नहीं दिखे हैं। पड़ोस में ही टामन के भाई अनिल का घर है। टामन सिंह सोनवानी को आज कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद अभी जो आप देख पा रहे हैं कि कोर्ट रूम के बाहर का दृश्य है आप, और टामन सिंह सोनवानी को जो है वह आज कोर्ट में पेश किया गया था। और कोर्ट में पेश करने के बाद आज जो है उन्हें यहाँ आज वो बाहर निकाले जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और जहाँ एक और सीजीपीएससी जो घोटाला मामला है, और सीजीपीएससी घोटाले मामले में टामन सिंह सोनवानी जिन्हें 7 दिन की न्यायिक रिमांड पर सीबीआई को सौंपा गया है, और सीबीआई को सौंपने के साथ अब 25 तारीख को जो अगली सुनवाई है वह होगी। 30 मिनट का समय रोजाना परिजनों से मिलने के लिए दिया गया है कोर्ट की ओर से। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में पेश करने के अलावा जिस तरीके से अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सीजीपीएससी स्कैम मामला, और सीजीपीएससी स्कैम मामले में जो पूर्व चेयरपर्सन है टामन सिंह सोनवानी, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से गिरफ्तारी जो हुई, गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। 25 तारीख को जो अगली सुनवाई है वह होगी, और 7 दिन की जो न्यायिक रिमांड है उस पर सीबीआई को सौंपा गया है। 7 दिन कड़ाई से जो पूछताछ है वह की जाएगी, और आज कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। 30 दिन का समय जो है वह परिजनों को और वकील को मिलने का दिया गया है। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी अपनी आईएएस सेवा के दौरान भी दागी रहे। उनके परिवार के कई सदस्यों के चयन के बाद छत्तीसगढ़ पीएससी में देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। इस बीच सोनवानी ने अपनी सरकारी नौकरी के दौरान जो कारनामा किया उसकी भी चर्चा होने लगी है। सोनवानी ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के डबल चार्ज में रहने पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया था। इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी और जिला पंचायत सीईओ रहे तारण प्रकाश सिन्हा ने गवाही दी। इसके बाद भी सोनवानी को सिर्फ 1 साल के लिए 1 ग्रेड नीचे करने की सजा देकर छोड़ दिया गया था। सोनवानी के भ्रष्टाचार से जुड़ा एक बेहद चर्चित मामला 2014 से 2015 के बीच का है। उस समय सोनवानी जिला पंचायत जांजगीर चांपा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे। मौजूदा वित्त मंत्री ओपी चौधरी तब वहां के कलेक्टर थे। इस दौरान ओपी की शादी तय हो गई और वे 10 दिन की छुट्टी पर चले गए। सोनवानी जिले के वरिष्ठ अफसर थे, इसलिए नियमानुसार कलेक्टर का प्रभार उन्हें सौंपा गया। जिला पंचायत के सीईओ के साथ कलेक्टर की जिम्मेदारी मिलने के बाद सोनवानी के दोनों खुद ही प्रपोजल बनाया और खुद ही स्वीकृति देने लगे। तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी के छुट्टी पर जाते ही टामन सिंह सोनवानी ने मनरेगा और 13वें वित्त आयोग के तहत ताबड़तोड़ स्वीकृति देनी प्रारंभ कर दी।
मोटे कमीशन के लालच में उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सरकार से पैसा कितना स्वीकृत हुआ है। 13वें वित्त आयोग के तहत सरकार द्वारा 2014-15 के लिए जांजगीर जिले के लिए 109 लाख रुपए स्वीकृत किया गया था, मगर सोनवानी ने 19 जून 2014 और 20 जून 2014 यानी महज 2 दिन में ही 199 लाख रुपए के काम को स्वीकृत कर दिया। इस तरह स्वीकृति से 90 लाख ज्यादा के काम को स्वीकृति कर दिया। छुट्टी से जब ओपी चौधरी लौटे तो ये देख हड़बड़ा गए। मनरेगा का कॉन्सेप्ट है कि निर्माण कार्यों में अधिक से अधिक लाभ मजदूरों को मिल सके, इसलिए मजदूरी और निर्माण सामग्री का अनुपात 60-40 बनाया गया है। मगर 1 करोड़ का काम है तो उसमें 60 लाख मजदूरी में भुगतान किया जाएगा और 40 लाख का सामान क्रय किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के अनुसार टामन सिंह सोनवानी ने इस अनुपात का पालन नहीं किया। निर्माण सामग्री में कमीशन मिलता है, इसलिए कई निर्माण कार्यों में उन्होंने 79% तक सामग्री क्रय कर ली। जाहिर है कि इससे मजदूरों को कम भुगतान हुआ। जांच में पता चला कि पैसे की गड़बड़ी करने के लिए एक ही नाम से 2-2, 3-3 जॉब कार्ड बनवाया गया। 155 नंबर का जॉब कार्ड है तो उसके साथ 155A नाम से दूसरा जॉब कार्ड बनवाकर दूसरे बैंक में उसका खाता खुलवा दिया गया। जांच कमेटी ने जब 155A नाम वाले मजदूर का पता किया तो मालूम हुआ कि इस नाम से कोई मजदूर ही नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत संगम सेवा समिति भडेसर को बिना किया निविदा या आवेदन आमंत्रित किया प्रशिक्षण के लिए 20 लाख स्वीकृत कर दिया गया। आश्चर्य तो ये है कि स्वीकृति के तुरंत बाद 14 लाख रुपए जारी भी कर दिया गया। जांच कमेटी ने एक बिल क्रमांक से अनेक भुगतान का मामला भी पकड़ा। जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि एक ही बिल क्रमांक से अलग अलग सामग्री का भुगतान किया गया। इससे टैक्स की चोरी हुई, वहीं सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान हुआ। आपका ये कृत्य अखिल भारतीय सेवा नियम के विपरीत कदाचरण के श्रेणी में आता है। विष्णुदेव सरकार के कार्यकाल में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने ये मामला मॉनसून सत्र में विधानसभा में उठाया था। चंद्राकर के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में सोनवानी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला साबित होने की जानकारी दी थी। जांच में सभी 6 ग्राम पंचायतों योजना के दिशा निर्देश और शासकीय निर्देशों का खुला उल्लंघन करने के साथ ही शासकीय राशि का दुरुपयोग का मामला भी सामने आया। जांच प्रतिवेदन में प्रशासकीय राशि स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं किए जाने का उल्लेख भी किया गया है। इसके बाद विभागीय जांच के लिए विभागीय जांच आयुक्त रायपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। अपर आयुक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रायपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। विभाग द्वारा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा टामन सिंह सोनवानी के विरुद्ध 12 बिंदुओं पर आरोप पत्र जारी किया गया था। अफसरों के अनुसार सोनवानी पर आरोप साबित होने के बाद कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उन्हें सख्त कार्रवाई करने की बजाय हल्के में निपटा दिया। पिछली सरकार ने 1 साल के लिए सिर्फ 1 ग्रेड नीचे किया गया और जैसे ही 1 साल गुजरा उन्हें प्रमोशन देकर फिर सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद फिर वे पीएससी के चेयरमैन बन गए। आरोप पत्र के अनुसार 20 जून 2014 को तत्कालीन कलेक्टर चौधरी ड्यूटी ज्वाइन करने वाले थे। इसके ठीक 1 दिन पहले सोनवानी ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के 57 कामों की स्वीकृति जारी कर दी। इसमें मजदूरी और सामग्री का अनुपात 21-79 का था, यानी 60% की जगह 21% राशि मजदूरों को मिली और 79% राशि की सामग्री क्रय कर ली गई।
जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पीएससी के जो पूर्व चेयरपर्सन हैं टामन सिंह सोनवानी, जिनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें जो है आज कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के अलावा अब जो है उन्हें 7 दिन की न्यायिक रिमांड पर सीबीआई को सौंपा गया और 7 दिन सीबीआई कड़ाई से पूछताछ करेगी। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं टामन सिंह सोनवानी को, आप देख पा रहे हैं, भैया साइड में एक मिनट, टामन सिंह सोनवानी को आप देख पा रहे हैं कि लेके जाया जा रहा है, आज कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के साथ 7 दिन की जो न्यायिक रिमांड है उस पर दिया गया है। इसके अलावा 25 तारीख को जो अगली सुनवाई है वह होगी और अगली सुनवाई के साथ साथ परिजनों को 30 मिनट रोजाना मिलने का जो समय है वह कोर्ट ने दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ बड़ा स्कैम यानी कि सीजीपीएससी घोटाला मामला, जहां एक और आपने देखा कि जहां एक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज थी, जब विपक्ष में बीजेपी थी लगातार इस मामले को उठाएगा और इस मामले को उठाने के साथ अब जब सत्ता में बीजेपी है, जो वादे जो किए गए थे कि सबसे पहले जो वार होगा वो पीएससी घोटाले पर होगा, घोटाले की तस्वीरें और घोटाले के बाद का जो अंजाम होता है वो आपने देखा कि किस तरीके से पहले गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद आज पेश किया गया और 7 दिन की न्यायिक रिमांड यानी कि सीबीआई जो है कड़ाई से 7 दिन पूछताछ करेगी। कई लिंक जो है इससे खुल सकते हैं। अपने परिवार के सदस्य और निजी करीबियों के नियुक्ति का मामला, छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले का मामला छत्तीसगढ़ में अब लगातार ये जो बढ़ता चला जा रहा है, गिरफ्तारी इस पर हुई और आज पेश किया गया। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। टामन सिंह सोनवानी ने पद और रसूख का कैसा बेजा इस्तेमाल किया, अपनी मौजूदा रसूख के जरिए कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मालिक बन बैठे, छत्तीसगढ़ के काबिल युवाओं के कैरियर पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस पर फिलहाल विराम नहीं लगा है और ना ही मामले का पट्टाक्षेप हुआ है। इस मामले पर आगे का अपडेट लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।